नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर एक्सप्रेस में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रिफत अब्दुल्ला और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं R&B के वजीर अब्दुल मजीद वानी। वानी साहब, खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में आपका। शुक्रिया बहुत। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि रोड्स की हालत हर तरफ से खस्ता है, क्या वजह है कि आप इसको खस्ता ही रख रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि खस्ता हालत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है, आपने देखा होगा कि पिछले 25 बरस मुसलसल हालात के शिकार जो हम लोग रहे। वानी साहब, हालात को दोष मत दीजिए। हम किसी से भी पूछते हैं वो कहते हैं हालात खराब है, आप पैसे आ रहे हैं, तरक्की आप सुनिए जी जी बताइए। सब्र जब रखेंगे तो तब मैं सब्र में रखूंगा, अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि आपने काम नहीं किया, हालात का एक रोल है, भी नहीं होनी चाहिए, हालात का एक रोल है जी। अगर आप हालात को ये देखेंगे कि आपके जम्मू कश्मीर के अंदर अफरा तफरी का माहौल 2010 के बाद तो ठीक है, देखिए 2010 के बाद की मैं बात करूंगा, जब से हमारी सरकार बनी है, मैं आज की बात नहीं करूंगा। 2002 के बाद सरकार यहाँ बनी, कोलेशन की बनी, और कोलेशन और अलायंस की सरकार बनती गई, और 2009 के अंदर हमारी ये सरकार वजूद में आई। हिस्ट्री नहीं चाहिए, काम सवाल का जवाब चाहिए। मैं हिस्ट्री की बातें कर रहा हूँ कि जहाँ आप ऐसी बातें करते हैं जहाँ डिस्ट्रक्शन इतनी हुई कि आप रातों रात रिजल्ट चाहते हैं, आपकी डिस्ट्रक्शन इतनी हुई है। जो रोड्स ठीक थे उनकी हालत भी खराब है। नहीं, रोड्स हमने जो रोड्स आपके पास आज भी कश्मीर के अंदर 12,191 किलोमीटर जो आपकी रोड लेंथ है हर जगह, और रोड लेंथ है हर जगह, खस्ता हालत है। आप बात करिए, एक रोड बताइए जो ठीक है, जिसकी आप मुझे एक रोड बताइए जो खराब है, बताइए। सारे रोड्स हैं, मैं तो सब जहां भी आपके इवन हाईवे की हालत देखिए, हालांकि आप ये अभी कहेंगे कि आपके अंडर नहीं आता है, लेकिन आप तो R&B के मिनिस्टर हैं। हाईवे की हालत देखिए, अनंतनाग से लेकर श्रीनगर तक कमर टूट जाती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कमर टूट जाती है। नहीं, हाईवे की जहां तक ताल्लुक हाईवे का है, हम नहीं कहते हम कोई अपनी जिम्मेदारियों से कि हम भाग रहे हैं या दूर हो रहे हैं। जहां ताल्लुक है, देखिए एक सिस्टम है, एक तरीका है। तरीका को आप तरीका, या तो मैं तरीका बताइए, अगर तरीका नहीं बताना तो फिर बताइए, आप ऐसी बात बताइए। आप बताइए। तरीका ये है कि जहां आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं, नेशनल हाईवे का ये बहाना नहीं है। एक BRO के पास कुछ पार्ट है और कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन वहां पे कंट्रोल करने के लिए इसलिए राष्ट्रीय सरकार पे भी एक जो प्रेशर होता है, राष्ट्रीय सरकार बिल्ड करती है, करती है। जब आप मिनिस्टर हैं, जब आप बिल्ड करते हैं तो वहां पे हालात खराब में रिजल्ट है। आप देख लीजिए जम्मू के अंदर, जम्मू से लेकर उधमपुर तक, अगर आप नेशनल हाईवे की हालत देखेंगे, हम ये डिपेंड करता है एजेंसी पे, मैं करने वालों को। अनंतनाग से आप देखेंगे बात कर रहा हूँ, जम्मू से उधमपुर आपके पास जो नेशनल हाईवे जो आपके अफगान वाले करते हैं, आप जब उस रोड पे चलेंगे आप समझेंगे हम स्विट्जरलैंड में। बिल्कुल है। मैं जहाँ आप टनल की बात कर रहे हैं, काजीगुंड से लेकर श्रीनगर तक, यहाँ आपके रोड या तो आपके झगड़े हैं या डिस्प्यूट है, कहीं लैंड डिस्प्यूट है, कहीं और कोई डिस्प्यूट है, कहीं स्ट्रक्चर डिस्प्यूट है। ये सब कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी बात है, जहां पे हम कहते हैं कि डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्यों डिस्प्यूट्स, बाकी चीजें आप देख लीजिए, मैं इतना मानता हूं कि जो पेस है काम का, वो बनिस्बत जम्मू के यहाँ कमजोर है। यही तो मैं जानना चाहूंगा, वो पेज जो है वो स्लो है, मीन्स आप रिस्पॉन्सिबल हैं? नहीं, रिस्पॉन्सिबल क्या, रिस्पॉन्सिबल आप स्पीड अप नहीं कर पाए ना। नहीं, चूंकि हमने हमेशा, जब भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी, मैंने भी, मेरी मिनिस्ट्री ने, हमारे लोगों ने हमेशा इनको कहा है कि स्पीड अप कीजिए, और चूंकि इनकी एक कंप्लीशन पीरियड है, टाइम बाउंड प्रोग्राम पे, टाइम बाउंड प्रोग्राम में अगर ये नहीं करेंगे कहाँ करते हैं, इनको लास्ट अपने हैं। आज आप देखिए कि अनंतनाग से लेकर श्रीनगर तक की रोड जो है बिल्कुल खस्ता हुआ है, उसमें क्या टाइम पीरियड की बात है, मैग्नेमाइजेशन करनी थी, और जहां आपने मैग्नेमाइजेशन उन्होंने की तो वो खत्म हो गया, वो भी खस्ता हो गया। उन्होंने जहां जाते हैं रोड वाइडनिंग की बात है, रोड वाइडनिंग के साथ साथ आप देख लीजिए ना कि जहां पे आप कहीं रोड को वाइडन कर रहे हो और काम चल रहा है। मैं खुद परसों आया, जो मैं शोपियन गया हुआ था, लेकिन ये भी कोई स्ट्रेच, कामी स्ट्रेच जो मुझे मिला, देखिए अवंतीपोरा की बुरी हालत है, बुरी हालत, इसमें कोई दो राय नहीं है।
لیکن یہ سب سے بری جو آج بھی شکایتیں ہیں وہ ہمیں بی آر اوز کے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے بارے میں آتی ہیں. تو کیوں آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ کیوں آپ ایک ہم اسٹیٹ کے اندر بھی ایک اتھارٹی فریم کرنا چاہتے ہیں, ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں. وہ تو آپ نے پچھلے سال لیکن جس کے اندر دیکھیے یہ اتھارٹی بنانا, یہ جہاں آپ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کو اس کے انڈر لاؤ گے, جہاں بی آر او کو اس کے انڈر لاؤ گے, جہاں اسٹیٹ اتھارٹی بنے گی تو اسٹیٹ اتھارٹی تب بنے گی جہاں ہم باقی دیکھیں گے کہ اس وقت جو ماڈل بہار میں ہے یا اتر پردیش میں ہے یا راجستھان میں ہے وہ اتھارٹی بھی ہم اسٹڈی کر کے ہم نے اپنے ایکسپورٹ کو کب کریں گے؟ یہ آپ دیکھیں 4 مہینے کوڈ آف کنڈکٹ لگ جائے گا. کوڈ آف کنڈکٹ جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ سے پہلے کیے جاتے ہیں. کب کریں گے؟ یہ انہی دنوں میں جب 1 سال میں نہیں کرتا. 1 سال پہلے بھی آپ نے میرے ساتھ بات میں نے بات کی تھی اور ہم نے آپ دیکھ لیجئے جو میں نے وہ بات کی اور آج آپ میری پرفارمنس اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ دیکھ لیجئے میں نے میگڈمائزیشن آپ کے کشمیر کے اندر لاسٹ ایئر بدقسمتی سے موسم آپ کا خراب بھی رہا. اس سال آپ کا موسم آج جو ٹمپریچر ایک دھارم ہے جس میں آپ کو کم سے کم منیمم 25 ڈگری سے اوپر ٹمپریچر. آپ نے پھر ایل او کیو کروایا لاسٹ ایئر ونٹر میں, اکتوبر نومبر میں میگڈمائزیشن کی گئی. آپ نے ایل او کیو کیا, کروڑوں اربوں روپے کا نقصان نہیں ہوا. ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ نے ہمیں جس وقت پیسے لائٹ کیا گیا ایم ایل ایز کی طرف سے اور اس وقت میں نے ان کو کہا تھا کہ مت کروائیے, لیکن پھر بھی ہم نے کروایا. آپ نے یہ نہیں سوچا کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا؟ کروڑوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا, بہت نقصان ہوگا. میرے پاس بھی میں مختصراً جاننا چاہوں گا. آپ نے روڈز کی بات کی, میں نے میگڈمائزیشن کی بات کی, میں نے یہ کہا کہ وہ اکھڑ گیا. بیمنا میں جو خمیلی چوک کا روڈ ہے جو بڑگام جاتا ہے, بیمنا سے لے کر بڑگام تک, اس میں میگڈم بچھائی گئی اور اس کے بعد 3 مہینے کے بعد اس کو اکھاڑا گیا اور R&B کو JCB لانی پڑے. پرانا جو میگڈم تھا وہ ٹھیک تھا, جو آپ نے نیا بچھوایا تھا وہاں پہ میگڈم اس کو اکھاڑنا پڑا, اس کو روڈ کو کلیئر کرنا پڑا, اتنے ڈچز ہو گئے تھے. تو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ کام صحیح ہوا تھا؟ مجھے میری نوٹس میں ہر چیز پہ میں نے آپ کی یہ میری نوٹس میں کبھی نہیں آیا ہے. اس میں دیکھوں گا اگر ایسی صورتحال ہوئی ہے تو اس کے اوپر میں باضابطہ انکوائری. اب کب لگائیں گے انکوائری؟ 2 مہینے پہلے تو اٹھایا بھی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, مجھے میرے پاس اختیار ہے, میں 1 دن کے اندر 4 دن کے اندر 5 دن کے اندر پوری رپورٹ اپنے پاس منگوا لوں گا. کیونکہ وجوہات کیا ہے, کس بنا پہ اگر یہ کہیں ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں, ہم نے وہ سٹوری جو ہے کیری کی ہے, ہم نے وہ سٹوری ٹیلی کاسٹ کی ہے. پہلے ہم ناظرین کو دکھائیں گے وہ سٹوری کیا ہے. کشمیر میں سال 2013 کے دوران جن سڑکوں پر میکڈم بچھایا گیا ان میں سے بیشتر سڑکوں سے میکڈم اکھڑ گیا ہے. اس بات کی مثال ہمدانیہ کالونی بیمنا میں دیکھنے کو مل رہی ہے, جہاں پر اکتوبر 2013 میں سری نگر سے بڑگام جانے والی سڑک پر میکڈم بچھایا گیا تھا. تاہم 2 ماہ گزرنے کے بعد ہی یہ سڑک ہر طرف سے خستہ ہوئی, جس کی وجہ سے اب محکمے کو سڑک سے میکڈم اٹھانا پڑ رہا ہے. میکڈم اٹھانے کے لیے مزدوروں اور JCBs کو کام پر لگایا گیا ہے. اتھ گئی تقریباً 3.5 دون صورت گئی ترمتس روڈ اکتوبر مطلب 2 اکتوبر 4 اکتوبر تروک تیل ات ونک تان تور فکری ات کس قہر گو تو زانا رب العالمین. ون آج تلان رات پہ گو سٹارٹ کران نو تل بدلاوان. ڈوزر لوگ ٹھیکدران لوگ ڈوزر ات تلان 94 لیکس یہاں پہ خرچہ آیا ہوا ہے. دیٹ مینس کہ جو کہ گورنمنٹ نے دیا ہے وہ ان کے جیبوں میں گیا ہے, اور عام جو کہ ہم جیسے لوگ ہیں یہاں پہ پستے تو ہم جا رہے ہیں. دن ب دن گاڑیاں چلتی ہے, روڈ ہی نیچے سے اوپر آ رہا ہے. آپ دیکھیے آپ کیمرہ نیچے لائیے, آپ دیکھیے کیا حالت ہو رہی ہے, ہماری حالت دیکھیے. ہمدانیہ کالونی کی طرح ہی کشمیر میں کئی اور سڑکوں سے بھی 2013 میں بچھایا گیا میکڈم اکھڑ گیا ہے. سوال یہ ہے کہ آخر یہ میکڈم صرف 2 یا 3 ماہ کے اندر اندر ہی کیوں اکھڑ گیا. میکڈم اکھڑنے سے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے تاکہ پتہ لگایا جائے کہ میکڈم میں آخر کیا خرابی تھی اور قصوروار افراد کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکے. ETV نیوز سری نگر. آج آپ کو اسی چینل کے تھرو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر انکوائری کل کی
डेट में इनिशिएट होगी कि क्यों, किन वजूहात पे, किस लिए ये चीजें किसी ने की हैं। जो भी कानून कार्रवाई उनके खिलाफ करेगा वो उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई अमल में लाऊंगी। तो आपको नहीं लगता है कि कई जगहों पे सब स्टैंडर्ड मैग्नेमाइजेशन हुई है? वो हमने चेकिंग रखी है, उसमें देख लीजिए। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेमाइजेशन के लिए जहां पे आपका मिक्सिंग प्लांट लगते हैं या मिक्सिंग प्लांट होते हैं, बस वहां हमारी एक लेबोरेटरी है जो उसको टेस्ट करती है और चेक करती है। उसके अलावा मैंने 2-3 जगह ये खुद कोशिश की कि मैंने जिस वक्त वो अपनी प्री मिक्सिंग हो रही थी और आपकी ब्लैक टॉपिंग हो रही थी, मैंने वहां से मटेरियल उठाया, वही बिटोमिन और जो आपकी ये उठा के मैंने उसी वक्त टेस्ट के लिए दिया। मुझे लगता है कि ये अब मैं नहीं कहूंगा कि 100% हर जगह आपकी क्वालिटी कंप्लीट है, किसी किसी जगह जिन लोगों ने, लेकिन मैंने उनको पहले ही कहा था, अपने ऑफिसर्स को कहा था कि जिस जगह क्वालिटी कंप्रोमाइज कभी नहीं होगी, चाहे जहां भी मर्जी हो। लेकिन अगर आप तो कहते हैं, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि आपने कोई इंक्वायरी बिठाई, आपने किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया, आपने किसी ऑफिसर को ये कहा कि जो नुकसान हुआ है वो आपको जेब से भरना है या तनख्वाह से काटी जाएगी। हमने जम्मू में टोटल प्लांट जितने भी हैं, इस साल हमने टोटल प्लांट से बंद किया है जहां पेवर यूज होता था। इस साल हमने होता था मैनुअली सर हर जगह करवाई। मैंने वही श्रीनगर में कहा, यहाँ भी एक नेक्सस था और यहाँ पे भी कुछ लॉबीज थी जो ये काम करती थी मैग्नेमाइजेशन के, उनके प्लांट से। मैंने उनको क्लियर कट अपने ऑफिसर को डायरेक्शन दी है, जहां पे भी आज आपने करना है मैनुअली करिए, बनस्बत आप प्लांट के थ्रू आप जाके वहां उन जगहों पे मैग्नेमाइज करेंगे, क्योंकि ये शिकायतें मेरे पास भी थी। सरकार के अपने नारम से, सरकार के अपने नारम के थ्रू जहां पे भी एजेंसी काम करेंगी वो सरकार जिम्मेदार है। क्या आप मानते हैं कि आपके महकमे के लोग भी जो एम्प्लॉय हैं वो नेक्सस में हैं? नहीं, किसी किसी जगह हो सकता है, ये कोई मैं तो गारंटी अपने आप की दे सकता हूँ, किसी की दे तो नहीं सकता। लेकिन आप महकमे के सरबराह हैं ना? नहीं, लेकिन महकमे के अंदर जब से मैंने टेक ओवर किया तब से तो मैं गारंटी से कहूंगा कि मैंने ऐसी बात होने नहीं। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। हर साल तो तुम मुझसे डोनेशन लेती थी, इस बार क्यों नहीं? वो आपने डांस क्लासेस बंद कर दी ना। अरे रिटायर हो गई तो क्या हुआ, रेगुलर इनकम तो अब भी आती है। मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 उनकी वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है। नेशनल पेंशन सिस्टम। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग की बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बताइए जो वक्त पे मुकम्मल हुआ, एक प्रोजेक्ट बताइए। हाँ, अगर आप शायद तो आप इसलिए तो नहीं आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं कि आप मेरी सरकार के खिलाफ या मेरे खिलाफ एजेंडा लेके आए हैं। ऐसा बिल्कुल मेरी बात है, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल आप प्रोजेक्ट आप बताइए। आप प्रोजेक्ट की बात करेंगे, आप मुझे बताइए कितने प्रोजेक्ट हैं हमने जो
अगर आप डिटेल्स मेरे से लेना चाहेंगे मैं डिटेल्स दूंगा। मुझे बताइए कि आज आपका रिहेबिलिटेशन सेंटर आपके यहाँ रामबाग के साथ में चल रहा है, कितना कंप्लीट किया? बहुत कुछ चल रहा है। देखिए आपने कंप्लीट किया, आपका टैगोर हॉल इतने साल से चल रहा है। टैगोर हॉल बहुत इंपॉर्टेंट तहजीब महल आपका हिस्टोरिकल है, बना नहीं और हुआ जहाँ मैक्सिमम आजाद साहब ने जहाँ पे म्यूजियम छोड़ा था वहाँ पर ही है, उसके बाद अभी भी वो इनॉग्रेट नहीं हो पाया। देखिए आप टैगोर हॉल की बात कीजिए, आप ये पुराने जीरो ब्रिज की बात कीजिए, आप सुपर स्पेशलिटी एक बिल्डिंग बताइए जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपका कंप्लीट है, कंप्लीट सिर्फ उसमें एक ही चीज है की बात है ना। अभी नहीं फिनिशिंग में एक पार्ट थोड़ा सा रहता है, उसमें भी आप देख लीजिए आज का आपका हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, उसने खुद विजिट किया और वो खुद भी इस चीज को जानते हैं और कम से कम एक एक्सपीरियंस वो भी रखते हैं। थोड़ा सा उसमें काम रहा है लेकिन वो भी कंप्लीट हुआ। आप जेटी ब्रिज आपने जेटी रुपए पानी के अंदर आपने लगाया है। आप जेटी ब्रिज की आप बात कर रहे हैं, बताइए। जेटी ब्रिज जो है वो बीआरओ के पास है, उसकी यहाँ की एक एजेंसी है जो श्रीनगर की लाल चौक की एजेंसी काम कर रही थी। उनका काम करने का तरीका ये है कि देखिए हमने नोटिस निकाले, हमने डैमेजेस क्लेम किए, हमने बिहार को कहा कि हम आपके खिलाफ नोटिस जब आपने उनको पैसा ही नहीं दिया वो क्यों काम करें? उन्होंने सीधे कहा कि पैसा नहीं मिला इसलिए उन्होंने कहा रुपए पानी के अंदर डुबाया। बिहार देखिए कुछ किसी जगह ठेकेदारों की गलतियां हैं। ठेकेदार जब टेंडर देते हैं ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। हमने लिखा, हमने बिहारों को कहा, हमने तो अपने R&B और जहाँ पे हमने तो वहां लिख दिया है ऐसी एजेंसी बिहारों को बिहारों का हमने कहा, जब हमने बिहार को कहा है कि फाइनल नोटिस दीजिए और उसको ब्लैक लिस्ट कीजिए। क्या आप रिकमेंड कीजिए इसको। आप बिहारों का काम था जेटी ब्रिज को कंप्लीट कर रहा। उनने जब वो स्टार्ट काम करवाया, यहाँ की एक एजेंसी थी, कश्मीर की थी, लाल चौक की थी, उनने स्टार्ट किया, फिर उनने माने के कि हमारा प्रोजेक्ट रिवाइज करो, फिर दोबारा रिवाइज करके उनको बिहारों ने किया, फिर बिहारों के पास फिर उनने डिले किया, कभी सिंचाई का बहाना किया, कभी वहां आपके स्टोन कल्टिंग का बहाना हुआ, कभी बर्फ का बहाना हुआ, कभी बारिश का बहाना हुआ। बहाना करते हैं, काम करते हैं आप, और उसके बाद एतराफ करते हैं। मैं एतराफ नहीं करता हूँ, मैं बिहारों को मैंने क्लियर का डायरेक्शन दिया है, ऐसे आदमियों को डिमार करना चाहिए, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन हमने तो किया, यानी कि आपकी हमने तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैसे लोगों के लिए ऑर्डर्स दिया, उनपे मुझे भाई साहब आप मुझे नहीं कह सकते, मैं वाइस मिनिस्टर हूँ जिसने प्राइम मिनिस्टर सर्वोदय योजना में एक हैदराबाद की एजेंसी थी जहाँ GVPR के जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, और उन्होंने अर्थ वर्क किया और CD वर्क काम करके वो भाग गए पैसे लेके। हमने उनको ब्लैक लिस्ट किया, उनकी रिकवरीज की, और पहली दफा रियासत जम्मू कश्मीर में GVPR को हैदराबाद से हमने पैसे रिकवर किए। इन 4 महीनों के अंदर ब्रिज को कंप्लीट करके ट्रैफिकेबल थ्रू नहीं करेंगे तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और खुद भी जो एक्शन लेना होगा BRO के खिलाफ भी लेंगे। तो इसका मतलब है कि हर जगह से आप ये कहते हैं कि जहां प्रॉब्लम है वो BRO की वजह से, यानी कि वो तसल्ली बख्श काम नहीं कर रहे हैं और आप वहां पे मजबूर हैं, हेल्पलेस हैं। नहीं, क्यों हेल्पलेस है? हम BRO को ओवरऑल रियासत जम्मू कश्मीर में BRO के खिलाफ तमाम दुनिया है। BRO के जहां पे भी काम है, BRO के काम सारे जो है वो उनके खिलाफ शिकायतें। नई सरकार बनी, क्या आपने परसू किया? नहीं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने लिखा है उनको, टाइम मांगा है, नए मिनिस्टर साहब को टाइम देगा, हम जाएंगे उनके साथ ये टेकअप करेंगे, क्योंकि BRO की रोड्स को ट्रांसफर सारी नेशनल अथॉरिटी की हम कोशिश करेंगे कि यार माना यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा करप्शन R&B डिपार्टमेंट में है। वहां पे कमीशन लिया जाता है, हर किसी से परसेंटेज मांगी जाती है, कमीशन मांगा जाता है। इसको आप खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो अब हर जगह हर किसी से आप पूछिए, वो ये कहेगा नहीं जी इंजीनियर साहब जो है कॉन्ट्रैक्टर से परसेंटेज और कमीशन मांगा जाता है। किसी का 5% तय है, किसी का 2% तय है। मेरे पास कोई छड़ी जादू तो है नहीं, जादू की छड़ी कि मैं एकदम सारे सिस्टम को ठीक करूं।
मैं वो दावा कर भी नहीं सकता हूँ। यानी कि सिस्टम सुधर नहीं जाएगा। देखिए अगर किसी जगह आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है या किसी ने आपके पास कंक्रीट कोई एविडेंस है या अगर उस एविडेंस आप तो ये ऐसा मामला बन गया सबको मालूम है कि ऐसा हो रहा है। सुनिए मेरी बात, आप मुझे बता दीजिए। अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा तो फिर आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं, मुझे आपने एक्शन नहीं लिया। आप नाम बताइए, आप बताइए कि फलाना आदमी है जिसको कमीशन मांगी गई, जिसको डिमांड की गई और फलाने आदमी ने की। अगर आपके सामने उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा गवर्नमेंट को डिसमिसल के लिए, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट के लिए, मैं अपने मंत्रालय से छुट्टी करूँ। आम लोगों में अब यही तासुर है कि जो भी कोई काम होता है, मिसाल के तौर पर अगर किसी काम को 1 लाख रुपए में मुकम्मल करना है, लेकिन जब परसेंटेज और कमीशन देना पड़ता है तो वो काम जो है 30,000 में मुकम्मल किया जाता है, 70,000 बांटा जाता है। अब यही आम लोगों में तासुर है। क्या आप नहीं समझते हैं कि ये हकीकत है? बहुत हद तक हो सकता है कि आपको अगर एक बिल्डिंग बनानी हो वो 10 लाख की हो और वो 30,000 में बन सकती है। नहीं 1 लाख की मैंने बात की। 1 लाख की 30% खर्च किया जाता है, 70% करप्शन में चला जाता है। 2% है। अगर 10 लाख की बिल्डिंग है, क्या वो 3 लाख में बन सकती है? सब्सटेंडेड मटेरियल लगा के तो बन सकती है। नहीं, अगर मुझे बना के देंगे, सब्सटेंडेड मटेरियल लगा के भी देंगे। अगर 1 करोड़ मैं तो आपको 30 लाख तो मैं ये नहीं होता है, ये कहने वाली बातें होती हैं। या हमने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने कानून पास किए हैं। राइट, क्या आप मानते हैं ट्रांसपेरेंसी है? जो आपके वोटर हैं वो भी आपको देख रहे हैं, आम लोग भी आपको देख रहे हैं। क्या ट्रांसपेरेंसी कश्मीर में है? मेरी बात सुनो, यहाँ से जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी है क्या? है, क्यों नहीं है? यानी कि यहाँ करप्शन आप देख लीजिए, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हुआ, एक्ट को छोड़िए, सुनिए आपको हर एक को कॉन्ट्रैक्टर को दिखाऊंगा तो मुझे कुछ मिलना नहीं। वो कहां से ऐसा सिस्टम? देखिए मेरी बात सुनिए, आज ठेकेदार आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेशन देता है, वो एक जगह के दूसरे ठेकेदार के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगता है। यहाँ कोई किसी को रोकता नहीं है। हाँ, उसमें एक चीज है कि जो लोग आप एजेंट बने हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के, वो ब्लैक मेलर्स है। वो आज ऑफिसर्स को कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए वही लोग उनसे पैसे डिमांड। ऐसे कुछ लोग हैं क्या आपकी लिस्ट में जिन्होंने पैसे मांगे हैं? ये आम आदमी को पता है। आप देख लीजिए, आप उन्हें ऑफिसर्स को पूछ लीजिए कितनी डिमांड आज यही लोग करते हैं कि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में एप्लीकेशन देते हैं। एक्टिविस्ट जो है पैसा बनाते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि डोडा के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मेरी तहसील के अंदर चंद लोग हैं। मुझसे क्यों आप नाम जानवाना चाहते हैं? क्योंकि आप मिनिस्टर हैं। आप तो वहां पे भी तो लोग हैं, दुनिया को पता है। देखिए जैसे मिनिस्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप उनका नाम नहीं लेना चाहते। इसी तरह से कई ठेकेदार साहब देने के लिए मजबूर हैं कमीशन, क्योंकि वो भी किसी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको बाद में काम नहीं मिलेगा। यहाँ ये कहते हैं जंगल में रह के शेर से बैर। आप क्यों इसको घसीट के इधर से उधर ले जा रहे हो, उधर से इधर ला रहे हो? आपको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरे काम जहां आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कमीशन मांगने वाले लोग हैं वो नाम नहीं देना चाहते, वो मुझे नहीं दें, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दें, मुझे नहीं दें, अकाउंटेबिलिटी कमीशन में दें, मुझे नहीं दें। हमारे पास ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, उनके पास है। तो आपका ये कहना है कि ट्रांसपेरेंट है सिस्टम? मैं पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं कहूँ। वही तो मैं कह रहा था। अभी आप ट्रांसपेरेंट है, प्रॉब्लम्स है। अच्छा, प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुए थे, मतलब 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि मिनिस्टर साहब ने उसमें से 34 करोड़ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च किए और बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बाकी जो रकम बची वो खर्च की। मुझे आपको नहीं लगता कि बाकी ये सेंट्रल रोड फंड एक जहाँ 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, वो हमेशा जम्मू को भी हिस्सा मिला है और श्रीनगर को भी हिस्सा मिला है, और आज भी जम्मू को भी मिला और श्रीनगर को मिला। हमें 1947 के बाद कभी हमें जम्मू वालों ने और कश्मीर वालों ने हमेशा हमें एंड में समझा है। डोडा असवाल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले जो लोग हैं हमेशा एंड के शिकार हुए हैं। कभी
जम्मू वालों ने उनका बैंड बजाया और कभी कश्मीर वालों ने उनका बैंड बजाया। इस वक्त आपने उन सब मैंने कोई बैंड नहीं बजाया। जो शेयर हमारा बनता था वो शेयर में हमको नहीं मिला। लेकिन इस बार आपने लाइनेज शेयर देखिए आपने इस्तेमाल किया अपनी पावर का। फिर 100 कुछ करोड़ रुपया जहां आपको सीआरएफ में पैसा मिला है, वहां से 34 करोड़ रुपया आपको अर्शवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा को गया। 34 करोड़ रुपया अगर वहां गया तो बैलेंस जम्मू और कश्मीर में रहा ना। लेकिन अगर शेयर उनका है, शेयर ज्यादा, लाइन शेयर आप लेंगे कैसे लेंगे? कैसे 34 करोड़ 100 में से आप 34 34 आप बताइए बाकी कितना रहे? इतने सारे डिस्ट्रिक्ट 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट के लिए 100 करोड़ आया, आपने एक डिस्ट्रिक्ट 34 करोड़ दे दिए। 3 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पे, तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, हम भी तो ऐसा रखते हैं। टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट में अगर 100 करोड़ रुपए आ गया तो उसमें से आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए 34 अगर हमने हिस्सा लिया तो कौन सी बड़ी तूफान कर दिया? मतलब ले लिया सारी नहीं, जितना ले लिया, जितना हमारा हक बनता था उतना लिया। हक क्या बनता है? 34 हमारे से 34 आपका हमारा हक तो 60 से ज्यादा बनता है। जो डेवलपमेंट परसेंटेज हमको 1947 के बाद बननी चाहिए थी, वो किसी डेवलपमेंट किसी सेक्टर में हमें मिले ही नहीं। मतलब आप पुराना बदला आज दे रहे नहीं, क्यों हम मदद क्यों नहीं किया? हम इंसाफ करते हैं। मेरे लिए जम्मू भी वैसा है, मेरे लिए कश्मीर भी। तो क्या मेरे पास मेरे पास करगिल भी वैसा है, तो करगिल का करगिल संस्कार रोड है, वो भी तो सीआरएफ में, उसमें भी तो 100 कुछ करोड़ है। और हमारे पास वक्त जो है बहुत कम है, लेकिन मैं जनरल जानना चाहूंगा क्योंकि अब हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर पाएंगे, वक्त हमारे पास बहुत कम है। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में सड़कों की हालत खस्ता है, डिचेस बने हैं बहुत, कब तक हालत सुधर जाएगी? आप देख लीजिए, मैंने जो नार्मल प्लान है वो हमने आज सबमिट किया, लेकिन पिछला हमने जो पैसा था वो रिलीज किया है। हमने किसी जगह किसी आदमी को नहीं रोका है। जो नॉर्मल काम है, जहां पैचेस है शोपियान में चल रहे हैं, और जहां जहां पे भी बाकी इलाके हैं उनमें पैचेस चलने चाहिए। जब मैक्सिमाइजेशन का हमारे पास पैसा आएगा, हम नॉन प्लान से वो पैसा आता है, वो उस वक्त चले, और हम किसी जगह भी रोकेंगे नहीं, उसमें जल्दी शुरू हो रहा है। मिनिस्टर साहब, मैं भी कई जगहों से गुजरता हूं, मैंने हमेशा ये देखा अब आजकल रोड्स की हालत खस्ता है, अभी बिल्डिंगें जो है वक्त पे मुकम्मल नहीं हो पा रही। आपने लोगों को यकीन दहानी दी कि आप वक्त पे, अब आइंदा जो भी आपके पास टाइम बचा है उसमें कोशिश करेंगे कि मैग्नेमाइज्ड रोड्स हों, बिल्डिंग्स जल्द तैयार हों। अब देखना यह है कि आप अपना वादा कितना बेहतर तरीके से और कितनी जल्द निभाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।